बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये वीडियो मैं दो कहानियों के साथ शुरू करना चाहता हूँ। एक कहानी तो वो है जो गुज़िश्ता साल महाराष्ट्र में पेश आई। नवंबर के महीने में मुझे महाराष्ट्र से एक फ़ोन आता है एक साहब का, और वो मुझसे शिकायत करते हैं कि हैदराबाद की एक मशहूर तंजीम के ज़िम्मेदार ने धोखे से उनसे कुछ पैसे ऑनलाइन हासिल कर लिए हैं और वापस भी नहीं कर रहे। मैंने तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि वो एक ज़रूरतमंद शख्स हैं। उन्होंने ऑनलाइन उस तंजीम के ज़िम्मेदार का नंबर हासिल किया, कांटेक्ट किया, अपनी ज़रूरत बताई, तो उस तंजीम के ज़िम्मेदार ने कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ और आपकी मदद के लिए जितने पैसे दरकार हैं वो सारे के सारे मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूँगा। लेकिन मसला ये है कि कुछ चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस आप पेशगी अदा कर दीजिए, एडवांस में अदा कर दीजिए और आपकी ज़रूरत के पैसे आपको मिल जाएंगे। और वो साहब ने अपने भोलेपन में और नावाकिफियत की बिना पर उनको कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और ये रकम तकरीबन 20 से 25 हज़ार तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ से जो रकम उनको महाराष्ट्र पहुंचनी थी वो नहीं पहुंची और उस आदमी ने उनका फ़ोन रिसीव करना भी बंद कर दिया, मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया। मैंने वो नंबर हासिल किया, उस तंजीम के बारे में मैंने मालूमात हासिल की। चूँकि वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपके साथ वो नाम और वो तंजीम का नाम शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आगे की कहानी मैं आपको बताऊं कि उस नंबर पर मैंने कॉल किया और मैंने अपने आप को ज़रूरतमंद ज़ाहिर किया और कहा कि मैं हैदराबाद से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर रहता हूं, कारोबार में मुझे नुकसान हुआ है और 2 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत है। उस आदमी ने हैदराबाद के एक मशहूर इलाके का नाम लिया और कहा कि आप सुबह 9 बजे वहाँ पर पहुँच जाइए और फ़ी सबीलिल्लाह मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे कल आपको 9 बजे मिल जाएंगे। मैंने कहा कि मैं हैदराबाद नहीं आ सकता, मेरे पास सफ़र के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है, ऑनलाइन मैं आपको पैसे भेज दूँगा। आपको 2 लाख रुपये चाहिए तो 1 लाख रुपये के बदले में आपको 2500 रुपये एडवांस देने हैं। आप 5000 रुपये भेजिए, आपको फ़ौरन 2 लाख रुपये मिल जाएंगे। मैंने कहा कि ये पैसे भी मेरे पास नहीं हैं। तो उस आदमी ने कहा कि किसी दोस्त से उधार ले लो, आपको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, वो भी 5 से 10 मिनट में, और मुझ पर भरोसा करिए। ये बात चल रही थी, मेरे व्हाट्सएप पर उसने उस मशहूर तंजीम के ज़िम्मेदार का आधार कार्ड भी भेज दिया ताकि मेरे एतमाद में इजाफा हो जाए। मैंने वो आधार कार्ड चेक किया। ऑनलाइन एक टूल है आधार कार्ड की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। मैंने वहाँ चेक किया तो पता चला कि उस नंबर का आधार कार्ड पूरे इंडिया में किसी को अलॉट ही नहीं किया गया है। सारा का सारा आधार कार्ड ही फेक था। उस आदमी ने मुझे तैयार करने की कोशिश की और कहा कि मैं लाइन पर रहता हूँ, अपने दोस्तों को कॉल लगाओ, 5000 रुपये तो मिल ही जाएंगे और जब 2 लाख रुपये तुम्हारे पास आ जाएं तो 5000 रुपये वापस कर देना। लेकिन मैंने बात टाल दी और मैंने फ़ोन कट कर दिया। मैंने महाराष्ट्र वो साहब को फ़ोन किया और कहा कि आप साइबर क्राइम में फंस चुके हैं और आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। मैंने तफसीलात उनको बताई कि आप महाराष्ट्र में केस दर्ज करवाइए और वहाँ की FIR मेरे साथ शेयर करिए। मैं यहाँ की लोकल पुलिस पर दबाव डालूंगा और कोशिश करूँगा कि कार्रवाई किसी न किसी नतीजे पर पहुँच जाए। लेकिन वो साहब तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सारे ख़ानदान को पता चल जाएगा, लोगों को मालूम हो जाएगा कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। मैंने उनको तैयार करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो तैयार नहीं हुए, बात वहीं पर ख़त्म हो गई। दूसरी कहानी हमारे एक दोस्त की है जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। वो एक एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे गुज़िश्ता साल जून के महीने में। उनको एक फ़ोन आया एक बहुत मशहूर कुरियर कंपनी की तरफ से, और फ़ोन पर उनसे ये कहा गया कि आपके नाम के साथ और आपकी आधार कार्ड नंबर के साथ एक पार्सल किसी दूसरी कंट्री को जा रहा था लेकिन वो वापस हो रहा है और उसमें ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आप पर क्रिमिनल केस हो सकता है। और उस आदमी ने उनको ये तैयार करने की कोशिश की कि अगर आप कुछ पैसे हमें दे दें, हमारे साथ सेटिंग कर लें तो हम ये पार्सल यहीं पर ज़ाय कर देंगे, वरना फिर हमें CID में रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जिसको इंडिया से बाहर भेजना इलीगल भी है, बहुत बड़ा जुर्म भी है। अगर ये पार्सल आपके नाम के साथ पकड़ा जाएगा तो आप पर बहुत सारे केसेस हो सकते हैं और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तफसीलात बताई तो मैंने उनको कहा कि ये एक साइबर अटैक है और वो कोशिश कर रहे थे कि आपसे कुछ पैसे हासिल कर लें। ये 2 कहानियाँ मैंने आपको बताई। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमारे अतराफ़ में घूम रहे हैं। ये क्या है? ये साइबर क्राइम है, ये नई दुनिया का जुर्म है। अब आज की दुनिया में चोरी किसी के जेब में हाथ डालकर पैसा चुराने के ज़रिए से नहीं हो रही है। तो आज की इस वीडियो में इसी ताल्लुक़ से थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपके साथ करना चाहता हूँ।
साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम का एक आसान डिफिनेशन यही है कि हर वो क्राइम जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया हो, कंप्यूटर यूज़ हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, या इसी तरह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जाए, हर ऐसे क्राइम को साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है। मशहूर चीज़ है हैकिंग के ज़रिए से। कुछ लोगों का फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है आइडेंटिटी। एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मेरी तस्वीर अगर ले ली जाए और मेरी तस्वीर का हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर्स हैं, बिल्कुल मेरी तरह का फ़र्द किसी को वीडियो कॉल करके पैसे भी मांग सकता है, मुतालबा कर सकता है, अपनी परेशान हाली सुना सकता है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप रियल क्या है, फेक क्या है, मालूम नहीं कर सकते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं, एतमाद के ज़रिए से पैसे भी दे देते हैं। बहुत सारे लोगों का फेसबुक अकाउंट हैक होता है और वहाँ से मैसेजेस चले जाते हैं कि मुझे सख्त पैसों की ज़रूरत है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो। या फिर इस तरीके का मैसेज आता है कि मेरा मोबाइल फ़ोन खो चुका है, किसी और मोबाइल नंबर पर आप पैसे भेज दिए। इसको हैकिंग कहा जाता है। इसी तरह एक तरीक़ा है साइबर क्राइम का फ़िशिंग के ज़रिए से, यानी आपको ऐसा ईमेल आएगा जिसमें आपको लालच दी जाएगी। आपसे कहा जाएगा कि इस ईमेल पर, इस लिंक पर आप क्लिक करिए तो नतीजे में आपको ये अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, कोई कूपन कोड मिलेगा, या इस लिंक को आप लोगों के साथ शेयर करिए। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी और मैं आपको सुना दूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें शायद मेरे कुछ देखने वाले भी शामिल होंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हुआ ये कि एक साहब ने SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक लिंक ग्रुप में शेयर की। जैसे ही उन्होंने ग्रुप में लिंक शेयर की, कुछ ही देर के बाद ग्रुप की DP भी चेंज हो गई। जो डिस्प्ले पिक्चर होती है, जो आइकॉन होता है, ग्रुप की जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, वो चेंज हो गई और उसमें SBI का लोगो आने लगा। जिन साहब ने वो लिंक शेयर की थी उनकी खुद DP चेंज हो गई और वहाँ पर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो आने लगा। और फिर एक के बाद एक धड़ाधड़ ग्रुप में मैसेजेस आने लगे उसी लिंक को लेकर। और लोगों ने, जो ग्रुप के एडमिन थे, उन्होंने ग्रुप की प्रोफाइल पिक्चर चेंज की, लेकिन जैसे ही प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं दोबारा फिर SBI का लोगो आ जाता है। नतीजे में ग्रुप से उनको निकाल दिया गया। थोड़े दिन के बाद मैंने उनसे रब्ता किया और तफसीलात पूछी तो उन्होंने बताया कि मेरा व्हाट्सएप नंबर हैक हो गया था और इस किस्म के लिंक शेयर करने और लिंक को क्लिक करने की वजह से ये मुसीबत मेरे साथ पेश आई थी। तो फ़िशिंग, हैकिंग वगैरह लालच दिया जाता है सामने वाले को कि वो क्लिक करे और अवार्ड या रिवॉर्ड के चक्कर में इस चीज़ में फंस जाए। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर्स बताए जाते हैं, जैसे डीमार्ट है या इसी तरह रिलायंस है और बहुत सारी कंपनीज है, किन किन का नाम लिया जाए। और ये कहा जाता है कि आप इस लिंक को शेयर कीजिए 10 लोगों के साथ और उस शेयर करने के चक्कर में कोई ना कोई उस जाल में फंस ही जाता है। तो इस किस्म के सारे क्राइम्स को साइबर क्राइम्स कहा जाता है। साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल फेक इन्फॉर्मेशन है। आपको कॉल आएगा कि आपका बच्चा किडनैप हो चुका है, आपको फ़ौरन इतनी रकम इस नंबर पर भेजनी है, या आपका नंबर ब्लॉक होने वाला है। और मुझे कई मरतबा ये कॉल आ चुका है कि आपका नंबर ब्लॉक होने वाला है और आप अगर 4 घंटे में कार्रवाई नहीं करेंगे तो नतीजे में आप पर पुलिस केस भी हो सकता है। जिस दोस्त की कहानी मैंने आपको शुरू में सुनाई थी, जिनको मशहूर कोरियर कंपनी से कॉल आया था, जैसे ही हमारी बात हुई 10 से 15 मरतबा खुद मुझे भी वो कॉल आ चुका है। एक मरतबा मैंने उस एजेंट से बहुत तफसील से बात की, मैंने वो कॉल रिकॉर्ड भी की और मैंने साफ तरीके पर कहा कि भाई आपकी आवाज़ में वो दम नहीं है जो किसी आदमी को फंसा सके। उसी ने मुझसे रिव्यू लेना शुरू किया कि क्या मुझे किस तरीके का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि लोग मेरी आवाज़ पर एतमाद करें, भरोसा करें। खैर, ये सारी चीज़ें हैं, दुनिया बदल रही है। साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिलसिले में 2-3 बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। आप किसी भी अनवांटेड लिंक पर क्लिक ना करें, किसी भी बहकावे में, किसी भी लालच में हरगिज़ ना आएँ, किसी ऑफ़र के लालच में हरगिज़ ना आएँ, अपना पासवर्ड, OTP वगैरह शेयर ना करें। ये बातें तो पुरानी हो चुकी हैं, OTP शेयर करने की, पासवर्ड शेयर करने की, और आज तो इन तरीक़ों से कोई फंस भी नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें, अपना OTP किसी के साथ शेयर ना करें। पहले ये साइबर क्राइम की एक तरीक़ा बहुत आम था कि लोग कॉल करके OTP पूछते थे और फिर उसके बाद बैंक के खाते से सारे के सारे पैसे साफ़ हो जाया करते थे। तो जिस तरीके का भी साइबर क्राइम हो, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको रिपोर्ट करें। एक बहुत बड़ा मसला साइबर क्राइम के साथ ये लगा हुआ है, जो लोग मुतासिर होते हैं वो रिपोर्ट करने से हिचकिचाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है
ایک صاحب کے تعلق سے وہی معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ سائبر کرائم ہوا ہے۔ میں نے ان کو رابطہ کیا اور کہا کہ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور فیس کے نام پر میں آپ سے کچھ بھی لینا نہیں چاہتا، آپ میرے ساتھ آئیے، ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے اور یہ کرائم کو رپورٹ کریں گے۔ لیکن وہ صاحب بہانے بناتے رہے۔ اب بہانے تھے، حقیقت تھی اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ بیمار ہیں، ابھی پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کو صرف ایک مرتبہ آنا ہے، آپ FIR رجسٹر کروا لیجئے، باقی کی ساری کارروائی میں دیکھ لوں گا۔ لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہوئے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ شرمندگی کی وجہ سے سائبر کرائم کو رپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ چلیے 20-25 ہزار روپے چلے گئے، 50-60 ہزار روپے چلے گئے، اب کیا لوگوں کے سامنے اپنا مذاق بنوایا جائے۔ لوگ شرمندگی کے چکر میں بھی سائبر کرائم کو رپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری وجہ سائبر کرائم کو رپورٹ نہ کرنے کی اویئرنیس کا نہ ہونا ہے کہ سائبر کرائم کو رپورٹ کہاں کیا جائے اور کس جگہ جا کر FIR لکھوائی جائے۔ ایک وجہ سائبر کرائم کو رپورٹ نہ کرنے کی ڈپارٹمنٹس پر اعتماد کا، بھروسے کا نہ ہونا ہے، ٹرسٹ کا نہ ہونا ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم رپورٹ کروانے چلے جائیں تو کہیں ہمارے اوپر ہی مصیبت نہ آ جائے۔ اگر میرے 50 ہزار روپے سائبر کرائم کے ذریعے کسی نے حاصل کر لیے ہیں تو پولیس والا مجھ سے ہی نہ پوچھے کہ تمہارے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے ہیں۔ تو اس قسم کے سوالات سے بچنے کے لیے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، رپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ رپورٹ کرنا چاہیے، کسی وکیل کی مدد حاصل کریں، اپنا مسئلہ بتائیں، شرمندگی پہ نہ آئیں۔ ساری کی ساری معلومات لے کر لوگ دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ دنیا بدل رہی ہے، ایوالو ہو رہی ہے، لوگ کرائمز کر رہے ہیں، اور ایک ذمہ دار شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کی رپورٹ کریں تاکہ آئندہ لوگ ان چیزوں سے بچتے رہیں۔ اگر آپ رپورٹ کریں گے، اپنی شکایت درج کروائیں گے، پولیس برابر ایکشن لے گی، اور یہ سوال پوچھنے کا حق پولیس والوں کو بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ ذمہ داری انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ہے، وہ ITR والوں کا کام ہے کہ وہ پوچھیں کہ بھائی آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا۔ یہ سوال پولیس والے آپ سے ہرگز بھی نہیں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے آپ کسی وکیل سے رابطہ کریں، کسی وکیل کو لے کر جائیں، لیکن اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ لوگ پھنس رہے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ محنت کی کمائی اور یہ آن لائن چور اچکے حاصل کر لیں، سن کر تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب لوگ رپورٹ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ تو سائبر کرائم کو لے کر کچھ باتیں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہت بنیادی اور بہت بیسک معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں نے ڈسکرپشن پر کچھ لنک شیئر کی ہیں ویڈیوز کی جو اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہیں۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ لنکس پر جائیں، وہ ویڈیوز دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کیسے بدل رہی ہے اور کس طرح لوگوں کا کروڑوں کا نقصان سائبر کرائم کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اس قسم کی مزید معلومات والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہم سے جڑے رہیں، اور اس تعلق سے اور بہت ساری چیزوں کے تعلق سے معلومات والی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی رہیں گی۔ میرا email ID میں نے آپ کو دیا ہے، کچھ سوال پوچھنا ہو آپ email ID پر بھی پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔